मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन दिस यूट्यूब चैनल। और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग जो है ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जो हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी जो है मशक्कत करनी पड़ेगी। ये एक जो है इमेजनरी सा कंसेप्ट हम लोगों ने बनाया है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कि हमारे पास अर्थ है और ये जो अर्थ है उसका सेंटर हम लोग मान लेते हैं ओ। इसका जो अर्थ का जो मास है वो कैपिटल एम मान लेते हैं और इसका जो रेडियस है वो आर मान लेते हैं। ये कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, कोई भी मतलब प्लेनेट हम लोगों ने मान लिया स्पेस के अंदर। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि इस बॉडी का मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना। यानी ये इसके आसपास जितने भी बॉडीज होंगी, जो स्मॉलर बॉडी होंगी, इनके आसपास वो उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। उन बॉडीज को अट्रैक्ट करने की पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। कि कोई भी प्लेनेट जो है, कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी बड़ी ह्यूज ऑब्जेक्ट है, आपका बहुत बड़ी बॉडी है आपकी जिसका मास बहुत ज़्यादा है, वो अपने आसपास की चीज़ों को कितना जल्दी अट्रैक्ट करता है, यानी उसकी जो अट्रैक्ट करने की जो पावर एबिलिटी है उसी को हम लोग बोला करते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। उसका जो फील्ड है उसके पास एक एबिलिटी है कि वो आसपास की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो होते हैं हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। दैट्स वाई बॉडी जो है हमेशा उनकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इस बॉडी के आसपास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट पी के ऊपर मान लिया है और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मैंने एम नोट मान लिया। ठीक है ना। अब देखिए अगर मान लीजिए कि ये वाला ऑब्जेक्ट है ज़्यादा थोड़ा सा हैवी ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग उसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इसकी इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए एक छोटा सा इमेजनरी कंसेप्ट मान लेते हैं कि अगर ये बॉडी जिसका मास हमने माना एम नोट है, अगर ये मास यूनिट मास हो जाए, कितना मास हो जाए, यूनिट मास, मतलब 1 किलोग्राम की बॉडी अगर यहाँ पे रख दी जाए, तो ये जो बॉडी है उस 1 किलोग्राम की बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगी उससे ही हम लोग उसकी इंटेंसिटी कह देंगे। अगर उस बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ओनली 1 किलोग्राम की जो बॉडी है उसकी हम लोगों को क्या करनी है, एबिलिटी चेक करनी है कि उस 1 किलोग्राम की बॉडी को कितनी जल्दी हम लोग अट्रैक्ट करते हैं हमारी बॉडी। तो उसका जो फोर्स अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, उसका फोर्स निकालने के बाद में आप किसी दूसरी बॉडी जिसका मास 1 kg से ज़्यादा है उसका भी फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इंटेंसिटी एक टाइप से फोर्स ही होता है। तो यहाँ पे देखो इस वाली बॉडी का मास मैंने एम नोट मान लिया, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट मास, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट मास। ठीक है ना। यानी एक यूनिट मास ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है वो कहाँ पे रखी हुई है, प्लेस्ड एट एनी पॉइंट, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे हमको उसकी इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट के ऊपर एक छोटा 1 kg का यूनिट मास हम लोग रखेंगे और उस मास के ऊपर कितना फोर्स ये बॉडी एक्सपीरियंस करेगी, तो वो बॉडी जो है उसको अट्रैक्ट करेगी। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की अंदर की साइड में होगी। तो यानी जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं वो टुवर्ड्स द बॉडी लगते हैं। यानी ये बड़ी जो बॉडी है, छोटी वाली बॉडी को अपनी तरफ क्या करेगी बेटा, अट्रैक्ट करेगी। इसलिए इसकी जो इंटेंसिटी जो होगी वो भी इसी साइड में होगी। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि इंटेंसिटी जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। और इसका जो फॉर्मूला हम लोग डिसाइड करेंगे वो फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट मास, फोर्स अपॉन एम नोट। यानी एम नोट इज दैट यूनिट मास, इस यूनिट मास ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इस बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए फोर्स कैसे निकालेंगे, इस वाली बॉडी का मास m है, इस वाली बॉडी का मास m नोट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मान लेता हूँ, डिस्टेंस को मैं r मान लेता हूँ। ठीक है ना। स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ दैट बॉडी। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू G इंटू एम अपॉन में कितना आएगा, r का स्क्वायर आएगा। इसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो हमें मिलेगा इंटेंसिटी I इज इक्वल टू G एम अपॉन में इसका जो मास है एम नोट मान रखा तो एम नोट कर दीजिए, आर स्क्वेयर इंटू एम नोट से एम नोट कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका जी एम अपॉन में आर स्क्वेयर, ये आ गया आपका जी एम अपॉन में आर स्क्वेयर। तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आपके लिए आया वो क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी
फ्रॉम द प्लेनेट, उस प्लेनेट से बॉडी का कितना डिस्टेंस है r, और m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, मास ऑफ द प्लेनेट, उस प्लेनेट का मास यहाँ पे लिया गया है, ना कि उस बॉडी का मास 1 kg है, ठीक है ना। तो 1 kg हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, 1 kg तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। अच्छा अब देखिए, अगर मैं इस इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूँ तो आई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन में आर स्क्वायर करूंगा। ऐसा क्यों, माइनस का साइन इसलिए आया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। किसके होते हैं बेटा, अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। अट्रैक्टिव नेचर के फोर्सेज के लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो बॉडी है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, ना कि रिपेल होगी, हमेशा ही अट्रैक्ट होती है, तो अट्रैक्टिव नेचर के लिए नेगेटिव साइन आएगा। ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये है आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। अब उसके बाद में जो हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर मान लीजिए बॉडी जो है यहाँ की बजाय, ये जो 1 kg की जो ऑब्जेक्ट है यहाँ की बजाय अर्थ के सरफेस पे आ जाए, तो आपके लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एट ए सरफेस ऑफ अर्थ बेटा R इज इक्वल टू कैपिटल R, दैट इज I इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। देखिए अगर मैं स्मॉल r की जगह में कैपिटल R पुट कर दूं, यानी इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं मैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो वहां पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू GM अपॉन में R स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को देख के आप मुझे ये बताइए, दिस फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट टू स्मॉल g। क्या हमने स्मॉल g का फॉर्मूला पिछले वीडियो में निकाला था, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G मास अपॉन R स्क्वायर, क्या उसी के बराबर है। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट, यानी g के बराबर आ गया। तो I और g का सेम फॉर्मूला हो गया। अगर I और g का सेम फॉर्मूला हो गया तो हम लोग जो यहाँ से इस I की यूनिट निकाल सकते हैं। तो यूनिट क्या होगी, जो g की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ I क्या होगा बताओ, LT-2 होगा। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों क्या हो गई, एक ही चीज हो गई, उनका फॉर्मूला सेम आ गया है। तो दोनों क्वांटिटी का जो यूनिट और डायमेंशंस होंगे वो भी क्या होंगे भाई, सेम होंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको इंटेंसिटी के बारे में कुछ आपको अच्छी तरह से आपको चीजें पता चल गई होंगी कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जो होती है किसी प्लेनेट के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं उस प्लेनेट की इंटेंसिटी, ठीक है ना। अब इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी डिपेंड करती है प्लेनेट का मास कैसा है, और डिपेंड करता है प्लेनेट से उस बॉडी की डिस्टेंस कितनी है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी ही इंटेंसिटी कम होगी, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। जितना मास ज्यादा होगा प्लेनेट का उतना ही एबिलिटी टू अट्रैक्ट द बॉडी ज्यादा होगी। हमने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो जुपिटर है, जुपिटर के पास में एबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मरकरी और वीनस। जो छोटे प्लेनेट होते हैं उनकी जो एबिलिटी है वो कम होती है किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करने की, बिकॉज ऑफ स्मॉल मास। जुपिटर का मास ज्यादा होता है, दैट्स वाई इट इज इजिली अट्रैक्ट द बॉडी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इन अराउंड द जुपिटर। उसके आसपास के जितने भी इन्वायरमेंट में जो बॉडी होंगी उनको अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, इससे वो बहुत तेजी से जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर जुपिटर इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू अर्थ, बट द ग्रेविटी ऑफ द मून इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू अर्थ। क्योंकि मून का जो मास है वो कम है, इस वजह से मून के आसपास जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको मून अपनी तरफ अट्रैक्ट करता तो है, लेकिन उनकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वेरी वेरी लो। उनकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 टाइम कम होती है किससे, अर्थ की ग्रेविटी से, ठीक है। तो ये था आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, I इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर और इज इक्वल टू G, स्मॉल g के बराबर होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द प्लेनेट होती है, इसकी तरफ होती है। अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, तो एरो जो है वो हमेशा अंदर की साइड में आएगी। अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेज, इसलिए उसमें इंटेंसिटी का साइन क्या आएगा आपका, अंदर की तरफ आएगा, ठीक है ना। क्लियर, तो इसको कर दे साफ इसको। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो पिछले टॉपिक जैसा ही कुछ है, इसी टॉपिक से निकल के आई है टर्म ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को जो है मैं अर्थ से थोड़े सा दूर रख देता हूं तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, सीधी सी बात है। अट्रैक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड लगा हुआ है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वो फोर्स जो कहलाता है आपका इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी होती है, उसकी एबिलिटी होती है उसको खींचने की, इससे वो बॉडी जो है उसकी तरफ खींची चली जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि वो बॉडी वहां से लेके और यहाँ तक आती है, अर्थ के सरफेस तक आती है, तो कोई बॉडी जो है आ रही है, चल रही है, मूव कर रही है, तो इसका मतलब उस पर कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा होगा। और अगर उस पर कोई फोर्स लग रहा है और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है, कुछ रास्ता भी कवर कर रही है, तो पक्की बात है वहां पे वर्क डन जरूर हो रहा होगा। ठीक है ना। अगर मैं आपको वर्क डन की डेफिनेशन आपको बताऊं तो वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि अगर किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है और साथ साथ में बॉडी डिस्प्लेस भी हो रही है, इसका मतलब देयर विल बी ए सम वर्क डन इज ऑपरेटिंग, उसमें कुछ वर्क डन हो रहा है। अब वर्क डन डिपेंड करता है कि दो तरीके से, कि प्लेनेट जो होता है वो बॉडी के ऊपर वर्क कर रहा है या फिर बॉडी जो है खुद अपने आप वहां पे जा रही है। ठीक है ना, दो तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दें कि ग्रेविटेशनल जो फोर्सेज होते हैं उसमें अट्रैक्टिव नेचर की होने की वजह से बॉडी जो है खुद ब खुद जो है टुवर्ड्स द प्लेनेट अट्रैक्ट होती है, हमें उसको लाने की जरूरत नहीं होती। देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज टू मूव ए बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट टू द अर्थ, या फिर किसी प्लेनेट के पास में लाने के लिए हमें वर्क करना नहीं पड़ता। बॉडी जो है खुद अपने आप जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लेनेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसका मतलब वर्क डन तो हो ही रहा है, लेकिन दिस वर्क डन इज नॉट डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स, दिस वर्क इज डन बाय द ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ। खुद ही बॉडी काम कर रही है, अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द प्लेनेट। दैट्स व्हाई अट्रैक्टिव होने की वजह से जो वर्क डन आएगा वो उसका नेगेटिव आएगा। अदरवाइज अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स से हम लोग उसको लेके जाते हैं तो वर्क डन हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। मान लीजिए कि मुझे किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाना है, तो वो अपने आप नहीं जाएगी बेटा, उसको हमें लेके जाना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड का जो पुल है उसको अपोजिट में काम कर रहे हैं, अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उस वजह से हमें वर्क करना पड़ेगा। उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन अगर मैं इस पेन को वहां से छोड़ देता हूं तो ये पेन अपने आप नीचे आया, इसका मतलब हमने कोई वर्क डन नहीं किया, जो भी वर्क किया बॉडी ने खुद किया। इस वजह से इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। वर्क डन नेगेटिव आएगा, इसी वर्क डन को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। ठीक है ना। द वर्क डन on moving a unit mass from infinite to that point near the surface of planet is called gravitational potential। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि किसी भी प्लेनेट को इनफाइनाइट से उठा के किसी भी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसे ही बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन ध्यान रहे, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग लेके आ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट आपका 1 kg का होना चाहिए, यूनिट मास का होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ work done on moving, on bringing a unit mass from infinity to that point। जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल अपने को चाहिए, जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों हमको चाहिए, उसी पॉइंट के ऊपर हमको एक यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आना है। कहाँ से लेके आना है? इनफाइनाइट से लेके आना है। हमें लेके नहीं आना, अपने आप ही आएगा। कहने के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं, अदरवाइज ऑब्जेक्ट जो है खुद अट्रैक्ट होके आएगा। इस वजह से जो वर्क डन ऑब्जेक्ट कर रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेगेटिव वैल्यू इसलिए आएगी क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, तो अपने आप वर्क हो रहा है, इसलिए वर्क डन बाय द बॉडी नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो चलिए इसका जो है डेरिवेशन हम लोग करके लेके आते हैं, फॉर्मूला इसका ड्राइव करते हैं। कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे? मेरे पास में एक प्लेनेट है, इस प्लेनेट का मास कैपिटल M है, इसका सेंटर O है, इसका रेडियस कैपिटल R है। इसके सेंटर से लेके और किसी डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे इस P पॉइंट के ऊपर ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की R मान लेते हैं। मुझे R पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जो पॉइंट P मैंने माना है, यानी अर्थ के सरफेस पे लेके नहीं आना है, अर्थ के सरफेस के पास किसी पॉइंट पे मुझे किसी मास को लेके आना है, यूनिट मास को लेके आना है। कहाँ से? इन्फिनिटी से। मान लो कि मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी पे एक मास रख रखा है, m0 मास 1 kg का यूनिट मास रखा हुआ है बेटा। इसको उठा के यहाँ तक लेके आना है, मतलब खुद अपने आप आएगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो देखो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा बॉडी को। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्क डन निकाल लेते हैं A से लेके B तक का, किसी भी दो पॉइंट के बीच का A से लेके B तक का वर्क डन निकाल लेते हैं। इसको डिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग dx, यहाँ से यहाँ तक। तो A से लेके B तक कितना वर्क डन करना पड़ेगा बताओ? dw करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। और वो फॉर्मूला होता है F इंटू dx इंटू कोस ऑफ थीटा। ठीक है ना। अब कोस ऑफ थीटा देखना पड़ेगा कितना डिग्री होगा। देखिए बॉडी को हम लोग कहाँ लेके आ रहे हैं? इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रही है और बॉडी के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है? वो भी अट्रैक्टिव नेचर का है। तो दोनों का एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री। कोस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो कोस 0 1 पुट कर देंगे यहाँ पे। dw इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स?
ऐसा कर लेते हैं, इस पॉइंट से लेके और उस पॉइंट का डिस्टेंस, ए पॉइंट का डिस्टेंस x मान लेते हैं। यानी ए पॉइंट के ऊपर जब ये बॉडी थी, एक्चुअल में बॉडी तो कहाँ पे रखी थी, इन्फिनिटी पे रखी थी। इनफाइनाइट से उठा के हम लोग कहाँ ला रहे हैं, पी पे ला रहे हैं। लेकिन मैं पूरे का ना निकाल के मैं छोटी सी डिस्प्लेसमेंट मान के उसका वर्क डन निकाल रहा हूं, ताकि मुझे आसानी से वर्क डन निकल जाए। फिर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा कंप्लीट रास्ते के लिए, ठीक, कंप्लीट पाथ के लिए। तो ए से लेके बी तक निकालेंगे, तो जब ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था उस टाइम पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था, जी इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m नोट अपॉन x का स्क्वायर इंटू dx। और कोस जीरो कितना होता है भाई, 1 होता है। अब कुछ बचा ही नहीं है, मुझे टोटल वर्क चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक करूँ, इनफाइनाइट से लेके r तक कर दूं। इनफाइनाइट से उठा के और r तक लेके आना है, लिमिट लग जाएगी आपकी इनफाइनाइट से r। कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, जी m नोट, और यहाँ पे बच गया आपका 1/x स्क्वायर इंटू में कितना है, dx है, 1/x स्क्वायर इंटू कितना dx है। अब मुझे बताओ, जिस बॉडी को मैं लेके आ रहा हूँ m नॉट मास का, उसका मास कितना 1 kg, तो मैं 1 kg पुट कर दूं तो यहाँ पे ओनली gm बच जाएगा। तो gm 1/x स्क्वायर इंटू dx। अब इंटीग्रेशन को सोल्व करना आपको आता है, ये gm को बाहर निकाल रखा है, x की पावर -2 ऊपर चली गई, पावर में एक जोड़ दिया, उसको नीचे लिख दिया, लिमिट लगा दी इन्फिनिटी से लेके r तक के, इन्फिनिटी से लेके r तक। तो क्या करें बताओ, इसको सोल्व कैसे करें। gm को मैंने gm पुट कर दिया, यहाँ पे आपका माइनस का साइन बाहर आ गया। ये देखिए माइनस का 2 + 1 कितना आएगा, -1 आएगा। इसको बाहर कर लिया मैंने, अंदर क्या बचा, x की पावर -1, लिमिट लगा देंगे इनफाइनाइट से लेके r तक। यहाँ पे w = आएगा, gm तो मैंने बाहर निकाल ही रखा है, यहाँ पे आएगा x की पावर 1 प्लस की हो जाएगी, नीचे ले आएंगे, इनफाइनाइट से लेके r तक मैंने क्या कर दिया, इसको लिमिट लगा दिया। अब देखो क्या करना है, gm और 1/r -1/में इनफाइनाइट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को मैंने जब पुट किया, जब मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट किया और मैंने इसको सोल्व किया, तो मुझे आंसर मिला क्या, gm/r। मुझे क्या मिला, gm/r। और आगे नेगेटिव साइन चल ही रहा था, ये माइनस साइन पड़ा रहेगा आगे, तो आंसर आ गया हमारे पास में -gm/r। आंसर क्या आ गया, -gm/r। ध्यान रहे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था gm/r², उसमें स्क्वायर आया था, साथ में नेगेटिव साइन भी आया था। नेगेटिव साइन तो चलता ही रहेगा क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर की फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे आएगा gm/r नेगेटिव साइन के साथ में। तो ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आया है एट पॉइंट पी पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, तो इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा पी पॉइंट के ऊपर। सिमिलरली आपसे पूछे कि एट द सरफेस, एट सरफेस ऑफ अर्थ, अगर मुझे इनफाइनाइट से उठा के सरफेस ऑफ अर्थ पे लाना हो तो r की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल R आएगी। दैट्स वाई पोटेंशियल W दैट इज इक्वल टू VP, पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का gm/r। ये फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल का, VP इज इक्वल टू -gm/r, -gm/r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है उसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत है यहाँ पे, यानी r की वैल्यू आपका अर्थ के सरफेस पे इतनी होती है। अब बोलता है कि अगर मुझे इनफाइनाइट के किसी पॉइंट पे लेके जाना है, यहाँ पे r इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी मुझे इनफाइनाइट से उठा के और इनफाइनाइट पे रख देना है, मतलब वहीं पे रखना है। तो यहाँ पे r की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, VP इज इक्वल टू माइनस का gm/में इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तुम्हें पोटेंशियल निकालना अर्थ के सरफेस पे तो gm/r आएगा, पोटेंशियल निकालना यहाँ पे p पॉइंट पे तो gm/में स्मॉल r आएगा। तुम्हें निकालना पोटेंशियल इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे जब पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है हमने पोटेंशियल को हम लोगों ने 0 मान लिया, कहाँ पे, इन्फिनिटी के ऊपर। इन्फिनिटी का जो पॉइंट है उस पर हम लोगों ने पोटेंशियल को 0 कंसिडर करके चलना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू 0 रहेगी, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, और मैक्सिमम वैल्यू भी वहीं पे रहेगी। देखो अगर हम लोग यहाँ पे 0 मान लेंगे तो उसके बाद तो माइनस की वैल्यू जाएंगी, -2, -3, -4। पोटेंशियल नेगेटिव की वैल्यू लगता है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू जो होती है पोटेंशियल की कहाँ होती है, इनफाइनाइट पे होती है। उसके बाद में डिक्रीज होती जाती है, माइनस की वैल्यू जाती है, ठीक है ना। और अर्थ के सरफेस पे आ गया आपका माइनस का gm/में क्या आ गया है, r आ गया, ठीक है ना। ये था आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वैसे सिंपल फॉर्मूला P इज इक्वल टू W/m। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल VP इज इक्वल टू W/m।
W/m का मतलब ये हुआ जिस मास को हम लोग लेके आ रहे हैं, जिस मास को हम लोग लेके आ रहे हैं वो कितना आपका वो आपका m0 है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस W को अगर m0 से डिवाइड कर दूं तो ये वाला W जो वेक्टर निकाल रहे थे इसको m0 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला m0 हमको कैंसिल करना था, तो मैंने इसको पहले से ही कैंसिल कर दिया क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट को मैं लेके आ रहा हूँ वो यूनिट मास का है। किसका मास का है? यूनिट मास का ऑब्जेक्ट है। तो आप चाहो तो इसको पहले से ही वनिश कर दीजिए या फिर आप कंसिडर कर लीजिए कि जिस बॉडी को मैं लेके आ रहा हूँ इनफाइनाइट से वो यूनिट मास की बॉडी है, ठीक है ना। तो ये था आपका ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।